हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली यूनिट वन और बात करेंगे पहले कि इसका में यूनिट वन में हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टोटल। ठीक है, और इसका जो पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन। ओके, तो जो यूनिट वन है उसका क्या क्या पूरा सिलेबस है डिस्कस करते हैं। पहले पहले हम बात करेंगे मशीन डिजाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डिफिनेशन क्या होती है, क्यों हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है मशीन एलिमेंट की डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट हम बनाते हैं या डिजाइनिंग करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या है डिजाइनिंग के लिए, ड्राइंग के स्टैंडर्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि क्या क्या हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं या फिर मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा कार्बन है, ठीक है, एंड उसके एलॉयज हैं स्टील के, और हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे साइज का, ठीक है, मटेरियल का, और उसमें क्या क्या लोड होगा, फैटिक की लोड कितना होगा, एंड डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड। तो ये बात करेंगे। फिर नेक्स्ट इसी में हम बात करेंगे कि डिजाइन अगेंस्ट फ्लैक्चुएटिंग लोड साइक्लिक स्ट्रेस के बारे में, जहां पे हम पढ़ेंगे फैटिक क्या होता है, एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर किसे कहते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर वेरियस मशीन पार्ट के लिए क्या क्या होता है, ठीक है, डिजाइन ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लाइफ किस तरीके से, सुडबर्ग इक्वेशन होती है, ठीक है, और ये हमारा गुडमैन है एंड गर्बर है, इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सारा हमारा टॉपिक क्या है, यूनिट वन का है। तो सारी चीजें हम दोस्तों एक बार में तो डिस्कस कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसे पार्ट वाइज सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके डिफिनीशन के बारे में, डिजाइन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे मशीन के लिए, उसके एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है, और स्टैंडर्ड क्या है, इन डिजाइनिंग के लिए क्या क्या यूज करते हैं, वो सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे, वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो पहला यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन का क्या मीनिंग है, देखो अगर हमें किसी मशीन डिजाइन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या एक इंजीनियरिंग के हिसाब से हमें उसका क्या प्रिसीजन होना चाहिए, मटेरियल साइंस एंड पार्टिकुलर एप्लीकेशन क्या है उस मशीन का, यह हमें बताता है मशीन डिजाइन। जहां पे हम देखते हैं क्या कहता है कि क्रिटिकल एक डिसिप्लिन फॉर्म में बैकबोन होता है मॉडर्न प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और उसके क्या फंक्शन है, सेफ्टी क्या है, इफिशियंसी क्या है उस मशीन की, और हमें क्या पावर मिलेगा उस मशीन से, यह हमारा मशीन डिजाइनिंग का मेन पर्पस होता है। अगर हमें कोई भी मशीन हम बना रहे हैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के हिसाब से आप सोचे तो क्या क्या उसके की पॉइंट होने चाहिए, अगर हम किसी इंजीनियरिंग डिजाइन में कर रहे हैं तो उसके क्या क्या डिजाइन मेन प्रिंसिपल होने चाहिए। पहला, फंक्शन रिक्वायरमेंट, हम कोई भी मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो हम किसके हिसाब से डिजाइन करते हैं कि भैया हमें क्या रिक्वायरमेंट करना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमारे माइंड में एक आइडियाज आते हैं कि हमें किस मशीन को किस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है। तो आता है पहले फंक्शन रिक्वायरमेंट के बारे में, जहां में दिखाता है कि मशीन मस्ट परफॉर्म intended function reliable and efficiently across the varying operation condition, ठीक है, and including the meeting performance specification, durability standard and operational reliability metrics, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या की पॉइंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी से मतलब क्या है
कि उसकी मशीन की क्या इफिशियंसी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है अगर किसी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और जो हमारी मशीन है उसका प्रोसेस क्या है, टूलिंग एंड उसका टूलिंग है, टूलिंग रिक्वायरमेंट है एंड मटेरियल सिलेक्शन है। उस हिसाब से हम सेकेंड पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हैं अगर हमें कोई भी डिजाइनिंग करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि मशीन, कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि मशीन शुड बी डिजाइन फॉर इजी मेंटेनेंस। उस मशीन को जो हम बनाए हुए हैं उसका इजी मेंटेनेंस हो जाए, इस हिसाब से मशीन में ध्यान रखते हैं। रिपेयरेबल भी मशीन भी हमारी होनी चाहिए, ठीक, विथ एक्सेसिबल कंपोनेंट, स्टैंडर्ड जो हमारा साइज है उसके पार्ट हैं, ठीक है, क्लियर सर्विस डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम कोई भी मशीन को बनाते हैं। सेकेंड आता है सेफ्टी। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई भी मशीन है अगर हमें चोट लग जाती तो वेरी डेंजरस है, तो एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मशीन में इस तरीके से सेफ्टी है या फिर सेंसर है, इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वही कह रहा है कि इंजुरीज नहीं होनी चाहिए, प्रिवेंट एक्सीडेंट करना चाहिए, यानी एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, प्रिवेंट हो उससे। दिस इंक्लूड फेल सेफ मैकेनिज्म, इमरजेंसी स्टॉप होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जो गार्डिंग है, जो मूविंग पार्ट है, इस तरीके से हमारी मशीन को डिजाइनिंग किया जाता है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट में आ गया कि मशीन डिजाइनिंग का क्या मेन मोटिव है, डेफिनेशन क्या है, और की इंजीनियरिंग डिजाइन प्रिंसिपल में हमें क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूं। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे अगर आपको दोस्तों कंप्लीट सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे, तो अगर आप दोस्तों कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या फिर हमारे सिविल के स्टूडेंट हैं, तो आप दोस्तों प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का। तो वहां से आप एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वो आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, आपको ऑफलाइन वीडियो मिल जाएंगे, पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, न्यूमेरिकल के साथ सारे सब्जेक्ट एक साथ आपको मिल जाएंगे। ये रही आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। ओके, सेकेंड हमारा यहाँ पर टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट, ठीक है। अगर हम कोई भी मशीन एलिमेंट को बना रहे हैं, कोई भी मशीन एलिमेंट, वह गियर हो सकता है, वो हमारा पार्ट हो सकता है, वह हमारा कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा स्पेयर पार्ट है, या फिर हम कोई कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम पार्ट बना रहे हैं तो बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों स्ट्रेंथ। कोई भी मशीन हम बना रहे हैं तो उसमें हमें पहले स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना होता है, जो एवॉइड करेगा फेलियर को, आइदर फ्रैक्चर ड्यू टू द जनरल यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा मटेरियल किस लिमिट तक जा सकता है, तो कहता है मशीन पार्ट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू अवॉइड फेलियर आइदर ड्यू टू द फ्रैक्चर और ड्यू टू द जनरल यील्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है अगर हम किसी मशीन एलिमेंट को बना रहे हैं। फिर आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमें देखना पड़ेगा, ये एक स्ट्रेंथ का ही पार्ट है जहां पे हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ उस मटेरियल की क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है और शेयर स्ट्रेंथ क्या है। अगर दोस्तों हम कोई भी मशीन जब बनाते हैं ना, कोई भी पार्ट डिजाइन करते हैं, तो ये सारे पैरामीटर चेक होते हैं लैब में, ठीक है। उसके बाद हम किसी जो मशीन है उसका एलिमेंट को हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं या बनाते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या, जो क्या करता है, रेजिस्टेंस टू फोर्स दैट पुल द एलिमेंट अपार्ट, क्रिटिकल इन कंपोनेंट लाइक द केबल, चेन, बोल्ट एंड एक्सपीरियंस स्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, कोई भी पार्ट है अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है। क्या कहता है कि एबिलिटी टू विथस्टैंड द फोर्स दैट स्क्यूज और द क्रश। इसेंशियली इन्हें जो हमारे कॉलम होते हैं, सपोर्ट होते हैं, जो लोड बीरिंग सरफेस होती है, उस पे हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की भी प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेम होता है शेयर स्ट्रेंथ, जहां पे उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेजिस्टेंस टू फोर्स कॉजिंग द लेयर टू स्लाइड ईच पार्ट ईच अदर, ठीक है।
जैसे हमारा रिविट हो गया, बोल्ट हो गया, पिंस हो गए हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट होते हैं हमारे स्ट्रेंथ के। तो हमें ये पॉइंट क्या करना है, ध्यान में रखना है जब भी कोई भी हम मशीन एलिमेंट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं रिजिडिटी की, ठीक है। रिजिडिटी मटेरियल को क्या बताती है, कोई भी हमारा मटेरियल है तो डिफॉर्मेशन उसमें किस तरीके से है। ऐसा नहीं कि हमने मटेरियल में थोड़ा सा फोर्स लगाया, मटेरियल क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, डिफॉर्म हो गया। तो कह रहा है कि रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू रेसिस्ट द डिफॉर्मेशन, ठीक है, when subjected to an external force or the movement, this is called the rigidity। तो रिजिडिटी में कई सारे टर्म हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं जब हम कोई भी डिजाइनिंग करते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि फ्रैक्चरल रिजिडिटी क्या होती है, टॉर्जनल रिजिडिटी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक्सियल रिजिडिटी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने 6 सेमेस्टर में ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सारे टॉपिक आपके पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, हो सकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो जो रिजिडिटी है, जो फ्लेक्सिबल रिजिडिटी बताती है कि मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ई इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग के केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं रिजिडिटी की प्रॉपर्टी। अगर टॉर्जनल रिजिडिटी की बात करता है, जो जी और एच, जी और जे है हमारा, ठीक है, नोट करते हैं। जी क्या है, शेयर मॉडुलस है इनटू पोलर मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कहता है रिजिडिटी को बताता है, फार्मूला है इसका, जो क्या करता है, जो ट्विस्टिंग मोमेंट होते हैं उसके अगेंस्ट रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। इसी तरीके से हमारा एक्सियल रिजिडिटी होता है, जिसका फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ई इनटू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, जो क्या करता है कि रेसिस्ट करता है एक तरीके से अगेंस्ट द एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या देखो ध्यान से, आपको स्ट्रेंथ में ध्यान में रखना है, जब बेसिक रिक्वायरमेंट है मशीन एलिमेंट की, आपको रिजिडिटी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है कि वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी हम मटेरियल बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो टूट जाए तुरंत, ठीक है, वियर हो जाए। तो वही कह रहा है कि वियर रेजिस्टेंस में, वियर रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टैंड वियर, ठीक है, जल्दी टूटे नहीं। दैट इज द ग्रेजुअली रिमूवेबल और द डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल इज ए सॉलिड सरफेस, ओके। जैसा कि स्लाइडिंग का प्रोसेस हो रहा है, रोलिंग हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है, लोड लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मटेरियल हमारा जल्दी वियर नहीं होना चाहिए। जहां पे हम चेक करते हैं, एब्रेसिव वियर चेक करते हैं, जहां पे हम स्क्रैचिंग और द कटिंग बाय हार्ड पार्टिकल से देखते हैं, ठीक है, ठीक है। एब्रेसिव के बाद होता है एडिशिव वियर, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल ड्यू टू द सरफेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। इरोजिव वियर में क्या है, मटेरियल रिमूवेबल बाय द इम्पैक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर और फ्लूइड, ठीक है। सरफेस, इससे हम क्या करते हैं, वियर को सेव करने के लिए सारे हम यूज करते हैं एक तरीके से। सरफेस फैटिंग वियर क्या होता है, जो हमारे क्रैकिंग होते हैं, ठीक है, एंड फ्लैकिंग आफ्टर रिपीटेड स्ट्रेस। जब रिपीटेड स्ट्रेस एक ही पॉइंट पे, जैसे रोड है, एक तरीके से पुल है सपोज दैट, अब एक कंटिन्यू गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, तो क्या होगा, एक तरीके से बेंड होगा इसमें, ठीक है, रिपीटेड स्ट्रेस लग रहा है तो इसमें चेंज होती है। तो ये आते हैं वियर रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है ड्यूरेबिलिटी का, हम ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या बताती है, इसके क्या क्या फैक्टर, अगर हम की फैक्टर की बात करें, फैटिक रेजिस्टेंस टू स्टैंड साइक्लिक लोडिंग। अब क्या है, ये एक आपको दिख रहा होगा पार्ट, एक तरीके से दिख रहा होगा, जहां पे ऊपर क्या है, पूरा लोड लग रहा है। अब ये देखो, ये क्रैक हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, क्रैक हो रहा है, देखो इस तरीके से क्रैक है ना। क्यों क्रैक है, इस पे कंटिन्यू फैटिक हो रहा है। फैटिक क्या होता है, एक तरीके से कंटिन्यूअस एक टाइम इंटरवल के साथ इस पे लोड लग रहा है, ये हमारा फैटिक एक तरीके से कंटिन्यूस साइक्लिक लोडिंग इस पे लग रही है, जिससे क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया है, टूट गया है। तो वही कह रहा है कि वियर रेजिस्टेंस एट कॉन्टैक्ट सरफेस, कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, जहां पर ड्यूरेबिलिटी को क्या करता है, एक तरीके से फैक्टर है जो हमें चेक करने होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी अंडर द टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू एब्जॉर्ब सडन लोड। तो ड्यूरेबिलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट द मेंटेनेंस इंटरवल, रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम। तो हमें ड्यूरेबिलिटी भी चेक करना होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट होता है फंक्शनलिटी एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट में हम देखते हैं
कि जो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं मटेरियल उसका फंक्शन किस तरीके से है और वह कितना सिंपल है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो गया डिजाइन। तो पहला इसमें पॉइंट आता है, ठीक है, कि उसका डिजाइन क्या है, पर्पज क्या है उस डिजाइनिंग का। तो ईच मशीन एलिमेंट मस्ट सर्व ए स्पेसिफिक फंक्शन विथ क्लियर मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, सॉरी। जो भी हम मशीन बना रहे हैं, सपोज दैट ये गियर है, अगर ये गियर ट्रांसमिट कर रहा है एक दूसरे के मोशन को, अपोजिट मोशन को, तो इसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, बेसिक स्पेसिफिक हमारा एक वर्किंग प्रोसेस होगा। तो वही कह रहा है कि ट्रांसमिट द मोशन सपोर्टिंग लोड एंड ज्वाइनिंग कंपोनेंट। मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी हम मटेरियल जब बना रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, वेल डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। और हमें अवॉइड करते हैं जो अननेसेसरी फीचर्स होते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज फेलियर पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। जो हमारे फेलियर पॉइंट है एक तरीके से उनको रिड्यूस करके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब आता है यूजर एक्सपीरियंस। जैसे ये आप डिजाइन देख सकते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना होना चाहिए। ये देखो सिंप्लिसिटी आपको दिख रही होगी इस फिगर पे, ठीक है। तो फिगर से थोड़ा आपको एक माइंड में क्लिक करता है कि किस तरीके से हमें याद रखना है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट आपको लगा के रखे हैं जो आपको काफी हेल्पफुल होंगे। जब आप एग्जाम में ये सारे पॉइंट लिखेंगे तो काफी अच्छा इंप्रेस पड़ता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। यूजर एक्सपीरियंस में क्या है, हम कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, उसकी सिंपलिसिटी और फंक्शन कितना इजी है, ठीक है, ऑपरेटिंग जो कंडीशन है वह कितना इजी है ये दिखाता है। तो कह रहा है कि एलिमेंट दैट इंटरफेस विथ ऑपरेटर शुड बी इंट्यूटिव, रिड्यूसिंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम पोटेंशियल फॉर द माइसर ऑफ द एरर। यानी हमें किसी भी मशीन को चलाने के लिए मिनिमम ट्रेनिंग की जरूरत होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल हमारा डिजाइनिंग होनी चाहिए कि ऑपरेटर उसको इजीली क्या कर सके, ऑपरेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जहां हम बात करेंगे प्रोडक्शन इफिशियंसी के बारे में। पहला अगर हम देखें, उसके बाद हमारे ये मेन पॉइंट होते हैं कोई भी हम मशीन को अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो ठीक है। तो डिजाइनिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी हम जब एलिमेंट को डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी उसके मेन रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एलिमेंट शुड बी डिजाइन विद द फैब्रिकेशन प्रोसेस इन अ माइंड, एवॉइड फीचर दैट रिक्वायर specialized or expensive manufacturing technique when a standard process could suffer, ठीक है। डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन और एफिशिएंसी में देखते हैं, तो जो कॉस्ट है उसकी क्या है, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने बना दिया मटेरियल, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, मटेरियल की भी डिजाइन जो हो गया, जो हम एफिशिएंसी है वो भी अच्छी नहीं हो रही है। तो कह रहा है कि बैलेंस मटेरियल यूज, ठीक है, टॉलरेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी टू अचीव द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस एट द मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यहां पे कहता है कि जो एलिमेंट शुड बी डिजाइन विद द फैब्रिकेशन प्रोसेस इन माइंड, अवॉइडिंग द सरफेस। सेम पॉइंट लग रहा हो गया दोस्तों ये, ठीक है, ये तीन ही पॉइंट थे इसके। अब आता है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल बताता है कि गुड डिजाइन इंक्लूडिंग द फीचर, जो उसके फीचर हैं, ठीक है, फैसिलिटी इंस्पेक्शन है, क्वालिटी एश्योरेंस है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सरफेस एंड इजिली मेजर डायमेंशन होनी चाहिए। इस तरीके से हम किसी भी मटेरियल को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट आता है, ये लास्ट इसका पॉइंट है, सेफ्टी एंड रिलायबल। हम कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हैं तो बाद में हम एक पॉइंट देखते हैं कि भैया हमारा जो मशीन हमने डिजाइन किया है कितना सेफ है, कितना सेफ्टी है, ओके। तो कह रहा है कि फेल सेफ मैकेनिज्म दैट द डिफॉल्ट सेफ कंडीशन, सेफ होना चाहिए। गॉड एंड सील्ड टू प्रोटेक्ट ऑपरेटर, यानी हम कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हैं तो ऑपरेटर हमारा अच्छी तरीके से सील्डेड होना चाहिए, ठीक है। ओवरलैप द प्रोडक्शन टू प्रिवेंट द कैटास्ट्रोफिक फेलियर, ठीक है। एंड इमरजेंसी जो स्टॉप है वो होने चाहिए, उस पर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी सेफ्टी की कंडीशन के हिसाब से हमारा मटेरियल इस तरीके से हमें मशीन को डिजाइन करना होता है, ठीक है।
रिलायबल मैट्रिक्स से मतलब है हमने मशीन बनाया, ऐसा नहीं कि तुरंत बीच में फेल हो गया। तो मीन टाइम बिटवीन द फेलियर, ठीक है, प्रिडिक्टेबल वियर पैटर्न एंड द फेलियर मोड। हम क्या करते हैं, मशीन की रिलायबिलिटी को चेक करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली बीच बीच में, या फिर हम उसके प्रेशर को, टेम्परेचर को, और बहुत सारी चीज होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसके रिलायबल को कंटिन्यू चेक करते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट सेफ्टी फैक्टर इन द क्रिटिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक फैक्टर है जब हम किसी भी डिजाइनिंग को करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलो बात करते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसी में एक पॉइंट और आता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन। हमने मटेरियल बना दिया, डिजाइनिंग कर ली, उसका इन्वायरमेंट मटेरियल कंसिडरेशन कितना है, ठीक है। जैसे कि हीट रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल के केस में हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो भी हमारे स्टूडेंट अगर मोबाइल की कंपनी से जुड़े होंगे, जहां पे मोबाइल बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, वहां एसी की जरूरत पड़ती है, देखा होगा। अब क्या है, वो इन्वायरमेंटल की कंडीशन से है कि उस मशीन को रिक्वायरमेंट है उस टेम्परेचर की, ठीक है। अब देखो बहुत सी हमारे जो मैकेनिकल की कंपनी है, उसमें क्या होता है, हीट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से हमारा मटेरियल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो कह रहा है कि हाई टेम्परेचर एलॉयज फॉर इंजन कंपोनेंट मस्ट मेंटेन स्ट्रेंथ एंड रेसिस्ट ऑक्सीडेशन एट द एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है। फिर बात करते हैं कोरोजन रेट के बारे में, कि जो उसका कोरोजन रेट है, ऐसा नहीं कोरोजन हो जाए और मटेरियल हमारा खराब हो जाए, तो लो कोरोजन होना चाहिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मटेरियल को डिसाइड करते हैं, और उसका ईयर क्या है वो हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारा मटेरियल कितना लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अब आता है कि वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन से क्या है, हमारा मटेरियल जो है ज्यादा वेटेड नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि एडवांस कंपोजिशन कैन रिड्यूस कंपोनेंट वेट बाय 40% कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेटल व्हाइल मेंटेनिंग द, ठीक है। तो ये आता है हमारा वेट रिडक्शन का पॉइंट, ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। तो लास्ट हमारा जो इन्वायरमेंट निकलता है इसका मेन फैक्टर, तो कहता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर हमारा देखना हमें चाहिए, केमिकल उसमें एक्सपोजर नहीं होने चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या है उसकी, एंड रेडिएशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है हमारा मटेरियल। जैसे हमने देखा होगा एक्सरे मशीन होती है, ठीक है, जहां पे हम देखते हैं रेडिएशन, उसका हम कंटिन्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारे है पैरामीटर है जो हमें देखने पड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि सस्टेनेबल होना चाहिए, कंसिडरेशन इंक्रीजिंग इंक्लूडिंग द रिसाइकलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे क्या करे ड्यूरिंग प्रोडक्शन या इन लाइफ ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमारे हैं, हमें मटेरियल को या फिर हम डिजाइन करते हैं तो किस तरीके से हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। चलो एक बात करते हैं शॉर्ट समरी की, जहां आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ समरी डिजाइन इफेक्टिव मशीन एलिमेंट के लिए, तो पहला पॉइंट यह है कि आपको सेफ्टी पे ध्यान रखना होता है, रिलायबिलिटी पे ध्यान आपको रखना है, ठीक है, फंक्शन उसका किस तरीके से वर्क करता है, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी क्या है, और स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी क्या है। और इन्हीं पॉइंट को क्या किया है मैंने, एक एक करके डिस्कस किया है और उनको डिराइव किया है, तो आपको ये समरी में निकल के आती है। और लास्ट पॉइंट कहता है कि द आर्ट ऑफ मशीन एलिमेंट डिजाइन रिक्वायर्ड बैलेंसिंग दीज compacting requirement while considering material property, environmental condition, economic constant. Well-designed element form the foundation of efficient, reliable, and safe mechanical system across all industries. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेन पॉइंट क्या है और हमें किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कि बेसिक प्रोसीजर फॉर ऑफ मशीन डिजाइन एलिमेंट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इसके पहले, उसके क्या क्या की पॉइंट थे हमने देखा था। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि बेसिक प्रोसीजर क्या होता है किसी भी मशीन डिजाइन एलिमेंट को अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसीजर भाई पहले देखते हैं, ठीक है। तो कहता है कि मशीन डिजाइन फॉलो सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क टू इंश्योर द मैकेनिकल सिस्टम आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड द सेफ्टी। ये इसके होते हैं मेजर पॉइंट, ठीक है। तो बात करते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। अगर हमें प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, प्रोसीजर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला है, अभी क्या है दोस्तों,
अभी जब थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, पहले बेस पॉइंट बनाए तभी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा बने, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे करके थोड़ा हाई लेवल पे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो यूनिट 1 है वो ओनली इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है रिकॉग्निशन ऑफ नीड। किसी भी मशीन डिजाइन को करने से पहले क्या प्रोसेस है कि हम मशीन डिजाइन क्यों करते हैं, कोई भी हमें किस नीड की जरूरत है, हम कब कब करेंगे मशीन की डिजाइन, हमको पहले नीड होगी, तब हमें सोच में आएगा कि भाई हमें इस मशीन को इस तरीके से बनाना है। तो पहला आता है नीड के बारे में कि हमें नीड किस तरीके की जरूरत है। कह रहा है कि द मशीन डिजाइन प्रोसेस बिगिन विथ क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दस बी मीट। अगर हम मशीन को बना ले रहे हैं तो उसकी मशीन की हेल्प से हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी या क्लियर होनी चाहिए, यानी क्या नीड है, यानी प्रॉब्लम की डिफिनीशन क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है उस मशीन से, और यूजर इन्वायरमेंटल कितना है, ये हमें पता चलता है रिकॉग्निशन ऑफ नीड से। ठीक है, तो पैप हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट जनरेशन एंड मैकेनिकल सिंथेसिस। अब हम किसी मशीन को जब बना रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, अब हमने तो देख लिया हमें नीड क्या है उसका क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए जनरेशन के लिए, और उसमें क्या क्या मैकेनिज्म यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि once requirement are stabilized, engineers develop the multiple potential solution to the creative ideas and synthetic analysis of a function needs। हम क्या करते हैं जब हमें कोई भी डिजाइनिंग करना होता है तो बहुत सारे इंजीनियर एक साथ पढ़ते हैं, बैठते हैं, और हम एक प्रपोजल रखते हैं कि ये नीड है, हमें इस एलिमेंट को बनाना है। तो क्या होता है, बहुत सारे उसमें आइडियाज आते हैं, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, बहुत सारे यहाँ से आइडिया आएंगे, यहाँ से आइडिया, यहाँ से आइडिया, यहाँ से आइडिया, एक फाइनल आइडिया निकलता है। तो ये होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैकेनिज्म इवोल्यूशन का मतलब क्या है, क्या फंक्शन है उसका, किस तरीके से करेंगे। कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, फिर हम फाइनली एक डिजाइन को कंसीडर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हमें इस नीड के लिए ये वाली डिजाइन बेस्ट होगी। तो ये होता है पहला सेकंड प्रोसेस कि हम मशीन डिजाइन में ये सोचते हैं। फिर हम बात करते हैं कि फोर्स एनालिसिस के बारे में। फोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कोई भी मटेरियल जो हम बना रहे हैं उसमें किस तरीके से फोर्स को हम अप्लाई करेंगे तो ब्रेक ना हो। ठीक है, उसका एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स क्या है, स्ट्रेस कितना वियर कर सकता है। तो कह रहा है कि फोर्स एनालाइज इन्वॉल्व द अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक, डायनेमिक एंड mechanics to understand how force flow through the machine during the operation। आपने देखा होगा कभी हमारा कोई भी एलिमेंट है, फोर्स में हम देखते हैं कि हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स मूव करना है या इस डायरेक्शन में मशीन को मूव करना है, इधर मूव करना है, किसी भी डायरेक्शन में हम फोर्स को किस तरीके से मूव करना है। फिर हम एक पॉइंट देखते हैं उसमें एक्सटर्नल फोर्स कितना हम लग रहा है, इस मशीन पे कितना फोर्स है, ऐसा नहीं हमने फोर्स लगाया ब्रेक हो गई। तो ये फोर्स एनालाइज का एक पार्ट है। इंटरनल फोर्स कैलकुलेट हम करते हैं, ऐसा नहीं ये कुछ टाइम बाद इंटरनल फोर्स लगे टूट जाए। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये सारे पॉइंट हम फोर्स एनालाइज में देखते हैं। ये दोस्तों ये सारे बड़े टॉपिक हैं, आपके इंट्रोडक्शन के जो पॉइंट है इस हिसाब से मैं समझा रहा हूं ताकि आप इजीली समझ पाए और एग्जाम में अच्छा कवर कर पाए। आता है दोस्तों फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है मटेरियल सिलेक्शन। हमने 2 पॉइंट 3 पॉइंट देख लिए, उसके बाद हम करते हैं मटेरियल का सिलेक्शन। हम मटेरियल सिलेक्शन में हम देखेंगे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कि कौन सा मटेरियल कितना परफॉर्मेंस है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, फैटिग रेजिस्टेंस क्या है, हार्डनेस क्या है, इंपैक्ट रेजिस्टेंस क्या है। ये पॉइंट हम देखते हैं मटेरियल सिलेक्शन में। ठीक है, और देखते क्या है, इन्वायरमेंटल मटेरियल फैक्टर हमारा कितना है, यानी ऐसा नहीं केमिकली कंपोजिशन कुछ गड़बड़ हो गया, ह्यूमिडिटी, कोरोजन, ये सारे पॉइंट हम क्या करते हैं देखते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर के बाद हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, अब कंपेटिबिलिटी में क्या होता है, इसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि इंश्योर सिलेक्ट द मटेरियल वर्क विथ इंडीड प्रोडक्शन मेथड। हम जो प्रोडक्शन का मेथड कर रहे हैं वो कॉस्टिंग है, मशीनिंग है, फॉर्मिंग है, और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जो हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा मटेरियल का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ।
बात करते हैं इकोनॉमिक कंसिडरेशन के बारे में। इकोनॉमिक कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि जो मटेरियल हमने लिया हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, बैलेंस मटेरियल कॉस्ट अगेंस्ट परफॉर्मेंस बेनिफिट, ठीक है, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल जो हमारा है, ठीक है, जो हम रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट हम उसमें कर रहे हैं या लाइफ साइकिल कॉस्ट है, ये सारे पॉइंट हम क्या करते हैं, देखते हैं मटेरियल सिलेक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हमारा आता है एलिमेंट साइजिंग एंड डिटेल डिजाइनिंग, ठीक है। हमने क्या किया, मटेरियल का सिलेक्शन भी कर लिया है, इसके बाद हम करेंगे क्या, हम उसकी साइज और जो डिजाइन है उस पे बात करेंगे कि हम जो कंपोनेंट या मटेरियल डिजाइनिंग कर रहे हैं, मशीन डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसकी साइजिंग क्या होनी चाहिए। तो कहता है कि कंपोनेंट डायमेंशन performance conceptual design into precisely define the part ready for manufacturing, ठीक है। इंजीनियर मस्ट इंश्योर ईच एलिमेंट कैन विथस्टैंड, ठीक है, फोर्स while मेंटेनिंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। अब डायमेंशन जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम डायमेंशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डायमेंशन क्या होनी चाहिए, उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, एप्लीकेशन है, वो किस तरीके से होना चाहिए, एडजस्ट डायमेंशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेंट्स, ठीक है, वेरीफाई स्ट्रेस लेवल रिमेन्स बिलो अलाउबल लिमिट अंडर ऑल ऑपरेशन कंडीशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साइजिंग एंड डिटेल डिजाइनिंग के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है डायमेंशन के रिगार्डिंग हो गया। फिर बात करते हैं मॉडिफिकेशन एंड डिटेल ड्राइंग, जहां पे हम देखते हैं पहला इनिशियल डिटेल ड्राइंग हमारा क्या था, हमने फर्स्ट क्रिएट किया था जो टेक्निकल ड्राइंग विथ डायमेंशन टॉलरेंस एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन। फिर हम देखते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग रिव्यू क्या है हमारा, ठीक है, जहां पे हमने एक टॉलरेंस दिया इनिशियल में, फिर उसको हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए असेंबल के लिए क्या डायमेंशन होनी चाहिए। फिर फाइनली हम बात करते हैं उसके फिटमेंट के बारे में। डिजाइनिंग हमने जो किया है इनिशियल से, आपने देखा होगा कोई भी जब मटेरियल ड्रा करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें मेरा सपोज लेथ लेथ ऑपरेशन किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें बाद में ग्राइंडिंग करते हैं उसको फिनिशिंग लाने के लिए कि एक्चुअल फिट एंड जो टॉलरेंस है कितना होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखने होते हैं। फिर लास्ट में आता है फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, ड्राइंग के बाद उसका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए, डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इस पे आता है हमारा कि प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। जब हम मटेरियल को ड्रा कर लिया है, सारे स्पेसिफिकेशन हमारे पूरे हो गए हैं, उसके हम बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग की, ठीक है, जो रैपिड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के लिए हमारा जो हमने डिजाइन किया हुआ है किस तरीके से है। हम बात करते हैं उसके फंक्शन टेस्टिंग के बारे में, जो हमने एलिमेंट या हमने मशीन बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, सेफ्टी कंडीशन क्या है, उसके बाद जब फाइनल डिजाइन अप्रूव हो जाता है तब हम उसको क्या करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए मशीन को देते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं हमारे किसके, बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिजाइन एलिमेंट की, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसकी शॉर्ट समरी थोड़ा, ठीक है, कि क्या समरी निकल के आता है। अगर मैं समरी की बात करूं तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है, हम से मशीन की जो हम डिजाइन करना है उसकी नीड क्या है, तो रिकॉग्निशन ऑफ नीड फर्स्ट पॉइंट आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसे हमें क्या किस तरीके से जनरेट करना है और उसका मैकेनिज्म क्या है। फोर्स एनालाइज की बात करते हैं फिर हम, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं और अच्छे तरीके से इस तरीके से आपको पॉइंट दिखाना है एग्जाम में। फिर बात करते हैं उसके साइजिंग डायमेंशन के बारे में और डिटेल डिजाइन के बारे में। फिर बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग, उसकी टेस्टिंग एंड फाइनल हम उसको प्रोडक्शन के लिए हैंड ओवर करते हैं। तो ये होता है बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिजाइन एलिमेंट का, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट हमारा है वो है डिफरेंट स्टैंडर्ड इन डिजाइन। देखो क्या है इसमें आता है डिफरेंट स्टैंडर्ड इन डिजाइन। जब हम कोई भी पार्ट बनाते हैं, मैकेनिकल पार्ट हम बनाते हैं, तो एक उसमें स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है। सपोज अगर मैं बात करूं, कोई हम देखते होंगे कोई भी हम नट लाते हैं, नट या हम बोल्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक डायमेंशन दे देते हैं
दुकानदार को या फिर हमें कुछ ऑर्डर करना होता है और उसे हम इजिली ऑर्डर करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो डायमेंशन होती है वो एक्यूरेट होती है, हमेशा आपने देखा होगा। क्या होता है, अब ये डायमेंशन क्या सारे लोग वही फॉलो करते हैं? तो उसके कॉन्सेप्ट में कुछ पॉइंट है, देखो। पहला पॉइंट आता है स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल, मैकेनिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो पहला बात इसमें हम करते हैं इस पे इंडियन स्टैंडर्ड हमारा क्या कहता है, जहां पे हमें IS 210 ग्रे कॉस्ट आयरन मटेरियल के बारे में बताता है। जो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है IS 210 2009, ये बताता है कंप्रेहेंसिव इंडियन स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर ग्रे आयरन कास्टिंग अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं मोस्टली किसका होना चाहिए, ग्रे आयरन, जो ग्रे कॉस्ट आयरन है उसका बना होता है, जो हैवी हमारे मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ग्रे हमारा किस तरीके से डिफाइन होता है वो FG हम करके देखते हैं, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है, जो ग्रे कॉस्ट आयरन होता है रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड वाइडली यूज्ड एलिमेंट है, जो कास्टिंग पर्पस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। ये एक्सेलेंट होता है, क्यों एक्सेलेंट होता है, इसमें जो मशीनेबिलिटी है इजिली हो जाती है, वाइब्रेशन डैम्पिंग का इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, एक तरीके से कहते हैं वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। इसलिए जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड करता है IS 210, वो ग्रे कॉस्ट आयरन की बात करता है यूज करने के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं इसके ग्रेड के बारे में। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन है ना, जो यहाँ पे दिखाया है ग्रे कास्ट आयरन, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, FG सीरीज होती है, जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कौन से यूज के लिए कौन सा FG यूज करना है, ग्रे कॉस्ट आयरन। ठीक है, अब ये FG बताता क्या है, ये एक तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है कि कोई भी, जैसे सपोज इट हमने FG 150 ऑर्डर किया, अब ये तो ग्रे कॉस्ट आयरन का है, बट FG 150 क्या है इसका, ये जो 150 है ये टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है। जहां पे अगर हम एप्लीकेशन की बात करें FG 150, तो जहां पे लो स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं या डेकोरेटिव कास्टिंग होती है, ठीक है, या फिर काउंटर वेट होता है, वहां पे हम FG 150 का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं FG 200 एंड FG 220, अब 200 एंड 220 क्या है, ये हमारे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अगर हम इस मटेरियल को ऑर्डर करते हैं या फिर हम यूज करते हैं, तो कहां पे यूज करेंगे, जहां पे मशीन बेस्ड होगा, हाउसिंग हमारी जो होती है, ठीक है, पंप जो बॉडीज होती है, या हमारा जनरल इंजीनियरिंग के लिए इस मटेरियल का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है FG 260 एंड FG 300। देखो इसको डिटेल से थोड़ा पढ़ाने का मेरा मोटिव क्या है, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि डिफरेंट स्टैंडर्ड इन डिजाइन बताओ, तो आप भूल जाते हैं क्या लिखना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको इजी रहेगा पढ़ना और आप इजिली एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, अब FG 260 एंड FG 300 क्या कहता है, अब ये जो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है, इस ये वाले मटेरियल को हम कहाँ यूज करते हैं, जो इंजन ब्लॉक होते हैं हमारे, सिलेंडर हेड होते हैं, ठीक है, या हमारा जो गाड़ियों में ब्रेक कंपोनेंट लगते हैं, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, इस मटेरियल का यूज करते हैं। अब हम और अगर हम बात करें 350 और FG 400 की, तो जो हैवी हमारे कंपोनेंट होते हैं या हाई स्ट्रेस एप्लीकेशन जहां पे यूज होते हैं, और हमारी जो इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, FG 400 या 350 का यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा इसके कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, कि केमिकल कंपोजिशन क्या है ग्रे कॉस्ट आयरन IS 210 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट को दिखाया हुआ है और इसकी रेंज क्या है, परसेंटेज क्या है, और इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी में क्या करता है। जैसे कि हमारा ये एक है, अब इस तरीके से हमारा मटेरियल मिक्सिंग होता है जहां पे कंपोजिशन होते हैं, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, कार्बन की अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं ग्रे कॉस्ट आयरन IS 210 पे, इसकी क्या होती है, 2.7 से 4% होता है। ठीक है, जो कह रहा है कि कंट्रोल ग्रेफाइट फॉर्मेशन। ठीक है, सिलिकॉन की जो मात्रा होती है 1.0 से 3% होती है। ठीक है, और हमारा जो मैग्नीज है वो 0.2 से 1% होता है, जो इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को। ठीक है, एंड जो हमारा फास्फोरस होता है वो क्या होता है,
ग्रेटर देन या इक्वल 0.15% होता है, ठीक है। इम्प्रूव फ्लूइडिटी के लिए होता है। और हमारा जो सल्फर होता है वो क्या है, सेम इसके अकॉर्डिंग है, इक्वल है। वो लिमिट मैकेनिकल प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन होते हैं हमारे ग्रे क्रॉस आयरन के, जहां पे कार्बन हो गया, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है एंड सल्फर मिले होते हैं, और उनका ये परसेंटेज होता है। ठीक है, आपको थोड़ा याद करना है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। जैसे कि हमने ग्रे क्रॉस आयरन तो यूज कर रहे हैं, इसकी क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या कहता है IS 210 कहता है, स्पेसिफाई मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ रिक्वायर फॉर ईच FG ग्रेड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू IS 1608। इसके अकॉर्डिंग हर FG ग्रेड की मिनिमम टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है वो डिफाइन होती है। ठीक है, अब क्या है, इसको हम टेस्ट किस तरीके से करते हैं अगर हम बात करें तो, जैसे हमारा हार्डनेस टेस्ट आपने पढ़ा होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा होगा, कास्टिंग क्वालिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं। ठीक है, अब हम हार्डनेस टेस्ट में आपने ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट पढ़ा होगा, जहां पे हम क्या करते हैं 160 और 270 BHN रखते हैं। ये क्या है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इंक्रीज विथ FG ग्रेड नंबर। FG ग्रेड जिस तरीके से चेंज होता है उस तरीके से हार्डनेस टेस्ट हमारा क्या होता है, वैल्यू वेरी करता है। ठीक है, टेस्टिंग फॉलो IS 1500 प्रोसीजर विथ स्पेसिफिक टेस्ट लोकेशन। ओके, अब माइक्रो स्ट्रक्चर एनालाइज की बात करते हैं, तो कहता है कि इवेल्युएट ऑफ द ग्रेफाइट फ्लैट साइज क्या है, उसका टाइप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू हम किसके करते हैं, IS 7754। ये क्या है, एक तरीके के स्टैंडर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब कास्टिंग क्वालिटी में देखते हैं, मटेरियल हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम एक तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा रेडियोग्राफी हो गया, अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो गया, विजुअल इंस्पेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, एक तरीके से प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ठीक, नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा एक और टॉपिक आता है, एलॉय स्टील की बात करते हैं इसी में। ठीक है, 5C3 केमिकली एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो जो इसकी परसेंटेज है, एलिमेंट ऑफ परसेंटेज है, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और क्रोमियम की। तो यहाँ पे जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.5 से 0.6 होती है, परसेंटेज होता है। सिलिकॉन का जो परसेंटेज होता है 0.10 to 0.35 होता है। मैग्नीज का 0.6 से 0.8 है, और क्रोमियम का 0.6 से 0.80 होता है। ठीक है, ये एलॉयज स्टील के लिए। ठीक है, अगर हम इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर देन होता है 1225 MPa। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ हमारा है 1080। ठीक है, 1080 यानी होता है। इलोंगेशन की बात करते हैं तो 9% है हमारा। हार्डनेस हमारा कितना होता है, 40 to 45 होता है। और जो हमारा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो 30 जूल होता है। ठीक है, और हीट ट्रीटमेंट में जो हम यूज करते हैं एक्सटाइन, वो कहता है एट 20 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेंचिंग की बात करते हैं तो ऑयल और पॉलीमर का यूज करते हैं। टेम्परिंग हमारा 400 to 480 डिग्री सेल्सियस पर होता है। स्ट्रेस रिलीफ हमारा 150 to 220 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रॉपर्टी है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं इसमें स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड फॉर शेप एंड डायमेंशन ऑफ मशीन एलिमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है कि विदाउट द स्टैंडर्डाइजेशन कंपोनेंट फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर वुड नॉट बी फिट टुगेदर, मेकिंग रिपेयर रिप्लेसमेंट एंड द ग्लोबल कॉमर्स इन विजुअल इम्पॉसिबल। यानी कहने का मतलब, कोई भी हमने मशीन लगाया, उसमें कोई पार्ट टूट गया या रिपेयर कराना है, तो अगर हमारा कोई स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं होगा तो वो पार्ट हमारा अच्छी तरीके से फिट नहीं हो पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक ISO जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है हर का। ठीक है, तो वो हमारे क्या है, कुछ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक ISO है, जैसे हमारा हो गया ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिसे हम कहते हैं, IS है, इंडियन स्टैंडर्ड है। ये सारे क्या करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग है जो कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। वो स्टैंडर्ड देखो किस तरीके से,
सपोज दैट हमें क्या करना, अगर मैं बोल्ट की बात करूं, स्क्रू और नॉट की बात करूं, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जैसे ISO 4032 है, IS 1363 है, या एंड IS 1364 है, ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डायमेंशन है फॉर हेक्स नट के लिए। बोल्ट हो गया हमारा, स्क्रू हो गया, दीज स्टैंडर्ड इंश्योर कंसिस्टेंट साइजिंग अक्रॉस द मैन्युफैक्चर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को एक तरीके से डिफाइन करते हैं, ताकि हमारा जो मटेरियल है हम ऑर्डर करें तो एक तरीके से सही आए, ठीक है। बात करें क्रिटिकल मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, ये हमारे कुछ है, जैसे हमने हेड हमारा होता है डायमेंशन में, ठीक है, जो हमारे नट बोल्ट होते हैं उसमें हेड इस तरीके से बना होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से। तो क्या है, ये हेड का साइज है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ठीक है। उसकी टॉलरेंस और स्पेसिफिकेशन भी देखी जाती है कि हमारा मटेरियल कितना प्रिसाइज है, प्रॉपर फिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये डायमेंशन का एक हमारा क्या होता है दोस्तों, पार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे इसी में अगर हम एग्जांपल की थोड़ा बात करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया रिवेट है, रिवेट से हमारा जो है शेप और साइज की बात करते हैं, स्टैंडर्ड हेड हमारे शेप में आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, स्पेसिफिक डायमेंशन होते हैं जो डिफाइन होते हैं। राउंड हेड है, जनरल पर्पज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। फ्लैट हेड है, फ्लश सरफेस रिक्वायरमेंट के लिए। काउंटर से एक हेड है, तो ये हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम बेल्ट एंड चैन की बात करते हैं सेक्शन एंड प्रोफाइल स्टैंडर्ड में, तो वी बेल्ट के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो IS 2494 है, पार्ट 1, ठीक है। डिफाइन क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल फॉर एंडलेस वी बेल्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिक विड्थ, हाइट क्या होनी चाहिए उसकी, एंगल क्या है, ठीक है, पावर कितना ट्रांसमिशन करेगा, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड है। अगर हम चैन स्टैंडर्ड के लिए बात करते हैं, तो जो हमारा एग्जांपल है ANSI हो गया, ASME V29, ये क्या है, स्टैंडर्ड को बता रहा है, ठीक है, चैन के लिए। इसी तरीके से टूथ जो हमारे बेल्ट स्टैंडर्ड होते हैं वो ISO 5296 से हम क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट बन गया होगा, बस आपको ब्रीफली थोड़ा देखना है ये चीजें, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, तो आप कॉन्सेप्ट बना के रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में आता है बाल बीरिंग के बारे में। जो हमारी बाल बीरिंग हो गया, या फिर हमारे रोलर हैं, उनके लिए हम ISO 15 है, IS 6455 एंड अदर स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं क्रिटिकल बीरिंग डायमेंशन के लिए, ठीक है, कि उसका बोर का डायमीटर क्या होगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और आउटसाइड डायमीटर क्या होगा, विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगा, ठीक है। तो ये सब क्या डायमेंशन एग्जांपल है, ए बाल बीरिंग डिजाइन 6204 हैड स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ 20 mm बोर होना चाहिए, 47 mm आउटर डायमीटर होगा, 14 mm विड्थ होगा। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिजाइन के द्वारा समझते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसी में जो एक पार्ट आता है वायर रोप्स का, या हमारी की हो गई, स्प्लाइंस हमारे जो बनते हैं, स्प्लाइंस हम यूज करते हैं, क्रिटिकल डिटेल है, ठीक है। अगर हम वायर रोप की बात करते हैं, सपोज दैट हमने एक वायर रोप ऑर्डर किया, तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक स्टैंड काउंट होता है, जहां पे हम दिखा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए 16 × 19 इंडिकेट 6 स्टैंडर्ड एंड 19 वायर ईच, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अगर हम स्टील वायर के लिए ISO 2408 यूज करते हैं, स्टील वायर रोप और जनरल पर्पज। अगर हम IS 2266 यूज करते हैं, स्टील वायर रोप फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पज। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम की बात करते हैं कि उसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगा, एंड लेंथ क्या होंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, IS 2048 हो गया, प्लेन एंड ग्रिप हेड की होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल के लिए DIS 6885 है, ये स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरीके से आप स्प्लाइन की अगर बात करें, तो ये डायमेंशन है, ठीक है। इनवैल्यूड स्प्लाइन है तो हम ये यूज करेंगे। IS 14 है तो स्ट्रेट साइडेड स्प्लाइंस है, ये हम क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा आता है इसी में कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर फिट टॉलरेंस एंड सरफेस फिनिशिंग ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। अब फिट क्या होता है, द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट। एक पार्ट इस तरीके से, एक पार्ट को हम किसके साथ के अंदर डालना है, तो ये टू मैटिंग पार्ट हो गए,
डिटरमाइन हाउ कंपोनेंट इंटरेक्ट बिटवीन द असेंबल द फंक्शनैलिटी एंड द परफॉर्मेंस, वो फिट होता है। टॉलरेंस क्या होता है? द परमिसिबल वेरिएशन इन डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से हमारा टॉलरेंस होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा डिफिनीशन याद रखें। अगर हम सरफेस फिनिशिंग की बात करते हैं तो उस जो टेक्सचर है उसकी या टोपोग्राफी है मशीन सरफेस की, उसका फ्रिक्शन है, वियर रेजिस्टेंस है, फैटिग स्ट्रेंथ है, ये सारे पॉइंट हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम की इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, अगर हमारा IS 2709 है, गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ फिट की बात करता है, IS 919 है, टॉलरेंस फॉर होल एंड शाफ्ट की बात करता है, IS 10719 स्टैंडर्ड क्या इंडिकेट करता है, सरफेस टेक्सचर इंडिकेशन को इंडिकेट करता है। इस तरीके से आपको समझना है, एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सरफेस टेक्सचर इंडिकेशन IS 10719 की, तो बेसिक इसी में आता है बेसिक सिंबल, जो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 lakh at 60 to surface line, है ना, हैज नो मीनिंग अनलेस मॉडिफाइड विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, विथ हॉरिजेंटल बार, ठीक है, विथ सर्किल एंड एडिशनल नोटेशन। तो ये क्या करते हैं, हम एक ड्राइंग को समझने का एक हमारा मेथड है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ड्राइंग को समझते हैं। 4 हमारा आता है टेस्टिंग के बारे में बात करता है, 4 वाला जो कि स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो टेस्टिंग स्टैंडर्ड एंड कोड फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस एंड अक्रॉस द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या पॉइंट देखते हैं, जैसा कि देखना आप की ऑर्गेनाइजेशन टेस्टिंग में क्या आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे कुछ होते हैं। ठीक है, जो ISO जैसे हमारा हो गया, या IEC हो गया, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन, ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कुछ हमारी जो रीजनल एंड नेशनल बॉडी होती हैं, वो भी क्या करती हैं, टेस्टिंग डिफाइन करती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कंपनी में कोई भी हम जैसे कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो सर्टिफाइड एक तरीके से करती हैं। तो ठीक है, तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, जो IS कोड एक तरीके से में प्रोवाइड करता है, आपने देखा भी होगा। या हमारा ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हमारे हो गए, या यूरोपियन कमेटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हो गए। तो ये सारे क्या हैं, टेस्टिंग पैरामीटर हैं जो क्या करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं एक तरीके से। ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, ASME हो गया हमारा जैसे, ठीक है, NFPA हमारे होते हैं, या IEEE करके होते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अगर हमारा प्रेशर और वैसल्स की बात करते हैं, प्रेशर हो गया, वैसल्स हो गया, बॉडीज हो गया, तो क्या करेंगे इसमें, की टेस्टिंग रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं प्रेशर को इसके, ठीक है, वैसल्स को क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए। वही कह रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग 1.3 -1.5 टाइम मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन NDF, material certification and traceability verification, welding procedure qualification and welder performance, ठीक है, एंड प्रेशर रिलीफ डिवाइस कैपेसिटी वेरिफिकेशन। तो ये सारे हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वो हम देखते हैं कि हमें क्या पर्पस पे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमारा क्रेन्स हो गया, जो हमारे होस्ट होते हैं, IS 807 यूज करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के बारे में बात करता है, जैसे IS 807 है, रिक्वायर टू एग्जामिनेशन ऑफ वेल्ड कनेक्शन एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बिफोर कमीशन। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए कहता है ये। मटेरियल सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल डायमेंशन कंप्लेंस होते हैं, ठीक है, चेक होते हैं इसमें। लोड की टेस्टिंग होती है कि लोड कितना परसेंट से ज्यादा होना चाहिए, क्या कैपेसिटी है उसकी है। स्टैटिक लोड मिनिमम कितना बियर करेगा। डायनेमिक टेस्टिंग हो गया, डिफ्लेक्शन मेजरमेंट है उसमें। फिर ऑपरेशनल टेस्टिंग भी हमारा इसमें में होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ पार्ट है एक तरीके से। नेक्स्ट हमारा इसी में प्रोसेस एक आता है, नेक्स्ट में स्टैंडर्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ कंपोनेंट। यहाँ पे क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंपोनेंट बात करता है SP 46।
ये क्या है जो SP46 है ना, ये इस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक पूरी संस्था एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि देयर इज ए स्पेसिफिक पब्लिकेशन SP46 prepared by the Bureau of Indian Standard on engineering drawing practice for the school and college which cover all standard related to the engineering drawing। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पैरामीटर हैं, डायमेंशन है, वो क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू SP46 2003 के बारे में, तो SP46 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1988 बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एज ए कंप्रेहेंसिव गाइडलाइन फॉर द इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन। ये क्या करता है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन उनके बारे में बताता है। अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो 2003 है, जो रिफ्लेक्ट करता है, मेंटेन करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बताता है, जैसा कि आप यहाँ पे लोगो भी इसका आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे बात करें इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, नेक्स्ट आता है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताता है। जैसे ड्राइंग बोर्ड हो गया स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, T² का स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, या हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं फॉर एंगल मेजरमेंट के लिए, और हमारा कंपास हो गया, ठीक है, डिवाइडर हो गया। आप देखो, कभी भी आप ये कंपास लेने जाओ या डिवाइडर लेने जाओ, कुछ भी, या हमारा पेंसिल लेने जाओ, सबका क्या ग्रेड फाइन होता है ना। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, अगर मैं बात करूं, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, वहां ये सबसे पहले पढ़ा होगा पार्ट कि इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से होना चाहिए, वही बात करता है। फिर लाइन टाइप किस तरीके से होनी चाहिए, विजुअल के लिए क्या यूज करेंगे, हिडन के लिए, सेंटर के लिए, सेक्शन के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड सीट का क्या साइज होना चाहिए, ठीक है, टाइटल ब्लॉक के लिए क्या साइज रखते हैं, आपने ये सारे पॉइंट इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े हुए हैं, आपको इजिली ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो ये दोस्तों पूरा कंप्लीट वीडियो था, लास्ट जो हमारा टॉपिक पूरा एंड हो रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे साथ सिविल मंत्रा चैनल में और यूनिक सीरीज में जुड़ सकते हैं। थैंक यू। पार्ट सेकेंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे।